नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी जी की वीडियो जो कि कल रात को उन्होंने ड्रॉप करी थी। और उसका कारण समझ में आ रहा है कि आज फिफ्थ फेज़ का चुनाव है, तो उनकी वीडियो देखेंगे। उनके कई सारी वीडियोस देखिए, काफ़ी डिटेल एनालिसिस होता है उनके वीडियो में, और जिस हिसाब से वो चीज़ों को रखते हैं तथ्य के साथ, तो वो देखने में मज़ा भी आता है। तो मैंने सोचा वैसे भी मैं रिएक्शन बनाता ही हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ वीडियो देखा जाए उनकी और शेयर किया जाए अपने थॉट्स कि मेरे क्या विचार है उसके बारे में। तो वीडियो का जो नाम है वो डिक्टेटर मेंटालिटी है कुछ। इससे पहले उन्होंने 2 पार्ट बना चुके हैं डिक्टेटर के नाम पे, तो ये वाली वीडियो उनकी बहुत फेमस होती है, तो क्यों ना रिएक्ट करा जाए। तो चालू करते हैं, 1 2 3 बूम। नमस्कार दोस्तों, साल 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला, और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। ओह, ये अच्छा इफेक्ट वीडियो है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सही मायनों में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और मुझे देखकर खुशी होती है कि देश में इतने सारे लोग हैं जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की परवाह करते हैं। इसी ओकेजन पर मैं ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर एक फ्लैट 50% ऑफ देना चाहूंगा आप सब लोगों को। मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मास्टर चैट जीपीटी कोर्स और यूट्यूब ब्लूप्रिंट वाला कोर्स, तीनों कोर्सेज पर 50% ऑफ कूपन कोड यूज कीजिए, थैंक यू। ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आप में से पहले 1000 लोगों के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज का क्यूआर कोड यहाँ आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, या इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सोच रहा हूँ खरीदने की। अब टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने, और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। जैसे कि एनडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे, और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। भाई यार, तुम काम सही से इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये 2 चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते। सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। गर्मी कितनी हो रही है क्या भाई? ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन कुछ का खाना नहीं पड़ता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब क्या मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था। मोदी तो जी उससे नीचे से मटन खाते हो क्या? परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलता हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ मोदी पैटर्न जी इसका ढूंढने की मतलब कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि वेजिटेरियन बात यहाँ नहीं है सिर्फ यार। हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है।
साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत मोदी जी लग रहा है सबसे संबंध मना रहे एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ बहुत गलत साउंड कर रहा भाई। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष पगड़ी बांध रखी है मोदी जी ने। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी कपड़े तगड़े तगड़े पहनते हैं भाई मोदी जी। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। हाँ यार, 34 साल का कोई बच्चा कैसे हो सकता? उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य सभी नंबर 1 बनेंगे, पर मैं नंबर 2 बनाऊंगा। देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी। डिमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोग? 3 फार्म लॉज को याद करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। फिर जब मोदी सरकार ने इन्हें वापस लिया तो गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है इन्हें वापस लेना। तो अब वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो कृषि कानूनों पर वोट मांग रहे, ना इनके वापस लेने पर वोट मांग रहे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं ऐसा है। लग रहा है महंगाई का मां बोलने के लिए खुद कोई इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? अलाउ टू रेस्ट। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन्होंने, इसका मतलब। इसीलिए चुनावी भाषण में अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम और पुराना नाता। ये है निंजा टेक्निक, जनता को रिझाकर वोट लेने की। लेकिन अब दूसरी बात यहां पर आती है कि अपने संगठन के अंदर अपनी पैठ कैसे बनाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के एक आर्टिकल की चर्चा करी थी जिसमें उन्होंने मोदी और औरंगजेब की तुलना की थी। उसमें एक सिमिलैरिटी ये भी थी कि किसके साथ मिलकर किसे साइड करना है। ये बात औरंगजेब भी अच्छे से जानता था और नरेंद्र मोदी भी। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में ये रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने
केशुभाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वगेला को बाहर किया। फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशुभाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और बाद में जाकर आडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी आडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का यह आर्टिकल देखिए। ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। बाद में इसे रिवाइज किया गया और उन्हें 6 कमेटी का मेंबर और एक हेड बनाया गया। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी केवल साइडलाइन करते हैं, एक बार जरा उनकी भक्ति करके देखो और फिर देखो कमाल। इस आर्टिकल को देखिए। निर्मला सीतारमण का चौंकाने वाला राइज। 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और सिर्फ 11 साल बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गई। 2019 में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गई। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस 2014 के आर्टिकल को देखिए। स्मृति ईरानी मर्क्यूरियल राइज। 2004 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के ऊपर इस्तीफा नहीं देंगे तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद एल के अडवाणी के घर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डिनर किया और सुलह हो गई। 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। 2019 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गई वो। अश्विनी वैष्णव का केस देखिए। वो पहले आईएएस थे, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर बिजनेस और 2019 में राज्यसभा में आए। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2021 में इन्हें इकट्ठे 3 मंत्रालय दे दिए गए, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कम्युनिकेशन। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, फटाक से इन्हें राज्यसभा का एमपी बनाया गया और अगले साल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बन गए। दूसरी पार्टियों के ऐसे 25 नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और जो आज बीजेपी ज्वाइन कर बैठे हैं। उनमें से 23 के मामलों को रफा दफा कर दिया गया। कौन करप्ट है, कौन इनकेपेबल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही फंडा है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। और ये तकनीक इनकी सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, ये रिवॉर्ड और पनिश का मॉडल देश में हर जगह चला रखा है। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने कई ऐसे केस देखे जिसमें सरकार के मेजर पॉलिटिकल स्टेक्स थे। जब ये चीफ जस्टिस थे, कई ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सरकार के फेवर में गए और रिटायरमेंट के केवल 4 महीने बाद इन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे क्विड प्रो को का एक क्लियर केस बताते हुए डिस्गस्टिंग करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने ओपनली प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है, इन्हें वर्सेटाइल, जीनियस और इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी बुलाया है। कुछ साल पहले रिजर्व बैंक के साथ सरकार की तकरार हुई थी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को दूसरी टर्म नहीं दी गई, फिर उर्जित पटेल ने भी रिजाइन कर दिया। बाद में विरल आचार्य ने डिप्टी गवर्नर की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को देखिए, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 2019 की इलेक्शन में एक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच पर क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद उन्हें हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने के लिए यह था कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया सिलेक्शन पैनल से। इलेक्शन कमिश्नर्स भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद की अपॉइंट कर रखे हैं आज। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री स्कीम, यानी प्राइवेट से कोई आएगा और सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसी 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में। ये स्कीम लाई गई सरकार के द्वारा। स्टेटमेंट, लोकेश चंद्र ने कहा कि मोदी गांधी से भी महान है, वे तो भगवान है। रिजल्ट, उन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का हेड बना दिया गया। स्टेटमेंट, पहलाज निहालनी ने कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी। रिजल्ट, उनके जैसे बी ग्रेड फिल्म मेकर को सीबीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके समय कितनी प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटीज को भी नहीं छोड़ा गया। गजेंद्र चौहान, इन्होंने बस युधिष्ठिर का एक रोल किया था और उसके बाद सैकड़ों बी ग्रेड फिल्में करी थी। लेकिन मोदी के लिए इन्होंने कैंपेन किया, बी ग्रेड खुद करी है इस बंदे ने, प्रीमियर इंस्टीट्यूट का इन्हें चेयरमैन बना दिया। सही से प्रीमियर नहीं होने मिनिस्ट्री ने सजेशंस की एक लिस्ट भी रखी थी जिनमें महान फिल्म मेकर्स के नाम थे। श्याम बेनेगल, विदु विनोद चोपड़ा, रजनीकांत का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम था।
लेकिन मोदी सरकार ने अपॉइंट किसे किया? गजेंद्र जिसको चौहान, आर्ट की केवल नॉलेज और ही केवल नहीं है। मोदी वाह। की चाटुकारिता के लिए 139 दिन तक FTII के छात्रों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक भी करी थी। ये बात केवल नेताओं, मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों, ऑफिसर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर नहीं रुकती है। इन्हें मीडिया भी अपनी मुट्ठी में चाहिए। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो इसलिए मैं जाएगी। नहीं देखता हूं एनडीटीवी के न्यूज़। बिकने से पहले उस पर CBI रेड हुई थी। न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, BBC इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा। उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी एनडीटीवी को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, अब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू कंपनियों आ का रहा भी है। यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के गलत बावजूद बात भी है, दोबारा गलत बात है कॉन्ट्रैक्ट भाई। मिल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं। और बदले में नरेंद्र मोदी इनकी फ्री पब्लिसिटी करते हैं, नेशनल अवार्ड तक दे देते हैं। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, movie संस्था, आई थी, विभाग में केरला यही गर्ल्स कीचड़ ऐसे फैला कुछ रखा आई है। थी। BCCI को देख लो, बहुत BCCI का हेड बेकार- किसे बना बेकार रखा है? अमित पिक्चर शाह थी। के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that Amit has accepted BCCI's Okay, request. I'm glad and he will that you can join speak Team English. India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी ये पढ़ बोलना के बोल आता रहा है है क्या? क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की पढ़ के भी नहीं बोल पा रहा। बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। या आंख ऐसे से क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था, किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद Dictatorship करवा दो या इसलिए फिर तो इनका बोल IT रहे सेल हैं गंदी भाई। गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को ये ज्यादा हो गया ब्रो। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इनके IT सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते मैं हैं कि बहुत कोई जल्दी पार्टी थक मुझे जाता हूँ, पे कर मुझे रही है चाहिए इसलिए भाई मैं टॉनिक। वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की बिल्कुल। सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो नहीं, सबसे आसान काम था ये करना। लेकिन मैं बात अपने सच है देश भाई। को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, That's लेकिन the कम से कम spirit. मैं नीचे नहीं झुका। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था। और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को PM मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं ये और बड़े ऐसा प्राउडली लग वो रहा अपने है, बायो में लिखते हैं, सुनेला proud to सुनेला be लग रहा है followed by जिसके बारे PM में बोल ये भी रहे हैं। देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें PM मोदी फॉलो करते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि गलत आप ये बात विस्तार से देख सको कि हर जगह अंबेडकर इन्हें जी अपने भाई। वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ED, CBI अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, RBI गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के VC, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। और ये सारे लोग चाहे सारी अव्वल चीजें दर्जे ऐसा के लग रहा है भ्रष्टाचारी हो, controlled है यार क्रिमिनल पूरी। हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का
विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का बन जाते हैं, चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया। मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। ज्यादा हो गया ये तो। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जवान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। मैं तो अभी तक कैमरे में कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ सही से। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्रामोद्योग जैसी अलग अलग साइट्स पर नरेंद्र मोदी के फोटोज और कोट्स घुस आए हैं। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र। तस्वीर में पीएम मोदी फोटो है इतनी बड़ी, वहीं गांधी जी से। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में नरेंद्र मोदी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, मोदी आवास घरकुल योजना। 2013 में बत्तखों के साथ फोटोशूट। कभी मोर को दाना खिलाने का वीडियो बन रहा है, कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है, तो कभी बीच वाला फोटोशूट, जिम वाला फोटोशूट, जंगली सफारी करते हुए फोटोशूट, फोटो खींचते हुए फोटोट। भाई लग्जरियस लाइफ तो मोदी जी जी रहे हैं भाई। मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवा ली। लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये 10 साल से बने हुए हैं। इनके दिमाग में कुछ और ही है। प्रशांत किशोर ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ और रिसेंटली समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसी ही बात कही थी कि बीजेपी को केवल आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल लेने चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनकी पूजा करो। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी के बारे में। उन्होंने इतने साल पहले जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो वो क्यों हिल गए थे? क्योंकि उन्होंने देखा, उनके खुद के शब्दों में, नरेंद्र मोदी फैसिस्ट की डायग्नोस्टिक कैटेगरी में आ रहे थे। उनके अंदर आशीष नंदी ने अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के सभी ट्रेट्स देखे। प्यूरिटैनिकल रिजिडिटी यानी शुद्धतावादी कठोरता, एक संकुचित इमोशनल जीवन, अपने स्वयं के जुनून का डर, और चौथा बहुत बड़ी ईगो। एक ऐसी ईगो जो अंदर बैठी हुई इनसिक्योरिटी को छिपा रही है। अंदर एक डरपोक बैठा है जो बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। एक तरफ ये अपने अमीर सेठ दोस्तों और वफादारों के साथ, दूसरी तरफ करोड़ों गरीब लोग। मित्रोनॉमिक्स की इस इकोनॉमिक पॉलिसी पर गरीब लोग एतराज ना करें, इसलिए सोशल पॉलिसी फूट डालो और राज करो। फिर भी कुछ लोग अपनी सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें तो पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए। अपने आलोचकों को देशद्रोही गद्दार कहने का फॉर्मूला भी तानाशाही का ही फॉर्मूला है। सिंगर नेहा सिंह राठौड़ से लेकर जर्नलिस्ट आरफा खान शेरवानी के ट्विटर पर गंदी गालियां दी जाती हैं, ये भी यही फॉर्मूला है। कुछ दिन पहले पॉलिटिक्स के एक रिपोर्टर राघव त्रिवेदी पर अमित शाह की रैली में गुंडों ने हमला कर दिया। किसी को धमका दो, किसी को गाली दो, किसी को डरा दो, तो किसी को गद्दार घोषित कर दो। और फिर नरेंद्र मोदी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा टैनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके, सब कुछ चुपचाप सहो। यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूं, मोदी नहीं, कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए मनमोहन सिंह जी सबसे इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे,
शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टैलिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। जो गलत चले उसे सही राह पर लाया तो जा सके। एक ऐसा इंसान जो खुद को शहंशाह ना मानता हो। जिन नेताओं के मैंने नाम लिए ये तो फिर भी पढ़े लिखे नेता हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी से बेहतर पीएम अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर भी बन सकती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, खुद ही सोचकर देखो। कम से कम अंजना ओम कश्यप इस अहंकार में तो नहीं होंगी कि मुझे सब पता है। कम से कम बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट से सलाह करेंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, पूरे देश को एक चाटुकारों का देश नहीं बना देंगी, अपने खिलाफ बोलने वालों को गद्दार नहीं कहेंगी। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिक्टेटर वाली सीरीज में मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी उनमें। देख लिया वीडियो काफ़ी लंबा है भाई साहब, सच में। तो मोटा अगर आप मतलब देखोगे, ऐसा नहीं कि इन्होंने जो चीज़ें बताई वो भी ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो मुझे लग रहा है कि ध्रुव भाई भी काफ़ी मतलब, पर सही में बोलना पड़ेगा भाई, बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल जिसमें 20 मिलियन लोग सब्सक्राइबर है, और देखा जाए तो जिस हिसाब की ये वीडियो बनाते थे पहले एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो आपके पास इंस्टीट्यूट के या कॉलेजेस से या कोई भी जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं उनसे अच्छा खासा पैसा आता है। और कहना सही भी है, अगर भाई को अगर पैसा ही कमाना होता तो जैसे और लोग कर रहे हैं नहीं, वो भी बीजेपी के पास जा सकते थे। तो ये चीज़ें सुनने में तो सही लग रही है और बताती है कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, पर पता नहीं क्या बोला जाए। मेरे हिसाब से तो अभी के समय सरकार चेंज होनी चाहिए, और क्योंकि अगर एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर होगी तो चीज़ें दिक्कत में आती है। पर ऐसा है कि अगर एक ही आदमी रहता है अपने पद पे तो वो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाता है। जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल देख लो, पर उसी और अगर आप देखोगे कि यूएस ने भी तो डेवलपमेंट किया, और भी अच्छी अच्छी कंट्री है नहीं जिन्होंने डेवलपमेंट किया। यूरोप हो गया जैसे कि, जहाँ पे एक लीडर नहीं है, तो अलग अलग लीडर भी आके डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर हर एक लीडर की नीयत साफ़ होनी चाहिए और सेवा भाव की होनी चाहिए अपनी जनता के लिए। तो अमीर हो गए भाई, गरीब हो गए, काफ़ी सोचना पड़ता है पैसा खर्च करने के लिए भी काफ़ी बार। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली मुझे तो, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 33 मिनट का हो गया, तो मैं इसको बंद करता हूँ। बाकी जो भी ध्रुव राठी के फैंस है, मैं खुद भी हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे चलाई, नहीं तो मैं क्यों चलाता अगर मुझे हेट्रेटी अगर फैलाना होता तो। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में लिख के बताना। अगर जिसका कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि कोई और भी अगर इस वीडियो को देखे तो उनको आपका कमेंट दिख जाए। तो जी भर के कमेंट करो और अपनी चीज़ें बताओ। और 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो आप किसको वोट डालने वाले हो ये भी लिख दो। वैसे अपनी असली आईडी से मत आना, तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो है नहीं, जो भी नकली आईडी है उससे बता दो, तो एक मुझे पता चल जाए पैरामीटर्स में कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग सब अपना ध्यान रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं भी कूलर चला लेता हूँ, है नहीं, कूलर बंद करना पड़ रहा है, नहीं तो माइक में आवाज़ आएगी काफ़ी सारी। तो इसी के साथ टेक केयर।
बाय बाय।